कांग्रेस का अगर बस चलता तो अल्पसंख्यक कहे जाने वाले लोग आज इस देश पर राज कर रहे होते। कांग्रेस ने मुस्लिमों को अल्पसंख्यक मानते हुए सेंट्रल असेंबली की 1/3 सीटों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने पर रजामंदी दे दी थी। क्या होता अगर कांग्रेस की यह मंशा पूरी हो जाती? जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी कांग्रेस के उस काले कारनामे की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले आज का सवाल, क्या कांग्रेस सच में देश में मुस्लिम राज लाना चाहती थी? तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे अवध के नवाबों और उनकी बेगमों के लिए एक महल हुआ करता था। नाम था छतर मंजिल। साल 1857 की बगावत के दौरान यह बागियों का गढ़ बना। बगावत को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने इसे यूनाइटेड सर्विसेज क्लब का नाम दिया। भारतीयों को इस क्लब का मेंबर बनने तक की इजाजत नहीं थी। नवाबी गंवा चुके लखनऊ के शाही परिवारों को यह बात अखरने लगी तो उन्होंने 1860 में अवध के नवाब की एक बिल्डिंग में रिफाए आम नाम से अपना एक क्लब शुरू कर दिया। अंग्रेजों से बदला लेते हुए इसमें अंग्रेजों को मेंबर नहीं बनाया जाता था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो या सआदत हसन मंटो और मुंशी प्रेमचंद जैसे प्रगतिशील लेखकों के दौरे, ये क्लब आज़ादी की लड़ाई के कई लम्हों के साथ 1916 में लखनऊ पैक्ट का भी गवाह बना। यह वही पैक्ट था जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी सांप्रदायिक मांग को मान लिया था। कांग्रेस ने मुस्लिमों को अल्पसंख्यक मानते हुए सेंट्रल असेंबली की 1/3 सीटों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने पर रजामंदी दे दी थी। मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान 1909 में ब्रिटिश संसद से पारित इंडियन काउंसिल एक्ट में किया गया था, जिसे ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जॉन मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अब खबर में आगे बढ़ने से पहले सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का मतलब भी समझ लेना जरूरी है। इसे एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख वोटर हैं, इनमें से 60,000 मुस्लिम हैं। ऐसे में यह मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाएगी। अब अगर हमारे देश में सेपरेट इलेक्टोरेट की थ्योरी लागू होती तो इस सीट पर मुस्लिम ही उम्मीदवार बनते और 60,000 मुस्लिम ही उन मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट देते। उनमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाला लोकसभा में उस क्षेत्र का सांसद माना जाता। इस व्यवस्था को सेपरेट इलेक्टोरेट कहा गया है। अगर इस व्यवस्था को 1916 की सेंट्रल असेंबली के लिए लागू करें तो तब की कुल 75 सीटों में से 25 सीटों पर मुस्लिम ही वोट देते और मुस्लिम ही जीत कर आगे जाते। अब आगे की कहानी समझिए। बंगाल का बंटवारा, मुस्लिम लीग का बनना, जिन्ना की कांग्रेस में एंट्री, लखनऊ पैक्ट और भारत विभाजन की नींव, इन सभी को कड़ी दर कड़ी समझते हैं। बंगाल विभाजन का सपोर्ट कर गच्चा खा गई थी मुस्लिम लीग। 1905 में बंगाल का इस तरह विभाजन किया गया कि उसका पश्चिम भाग हिंदू बाहुल्य और पूर्वी भाग मुस्लिम बाहुल्य हो गया। मुसलमानों ने ही इस विभाजन का समर्थन किया था। अगले साल मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, लेकिन 5 साल बाद यानी 1911 में बंगाल का बंटवारा रद्द कर दिया गया। इससे मुस्लिम लीग को बड़ा झटका लगा। जिन्ना की कांग्रेस में एंट्री और नरम दल गरम दल का साथ आना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को करीब लाने में मोहम्मद अली जिन्ना की अहम भूमिका रही। जिन्ना 1906 में कांग्रेस से जुड़े और 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस की सदस्यता तब भी नहीं छोड़ी। वो दोनों दलों के साथ काम कर रहे थे।
लिहाजा उनका दोनों दलों से अच्छा रिश्ता बना रहा। इसी बीच 1914 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया, कनाडा, जापान और अमेरिका शामिल थे। वहीं इनके सामने धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और खलीफा का तुर्क साम्राज्य जैसे देश शामिल थे। खलीफा के खिलाफ युद्ध करने की वजह से मुसलमान अंग्रेजों से खफा हो गए और उसी दौरान 1915 में अली बंधुओं को, मोहम्मद अली और शौकत अली को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में तुर्की का समर्थन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद की कहानी शुरू होती है कांग्रेस में विलय की। तारीख 26 दिसंबर 1916, जगह लखनऊ। कांग्रेस ने पहली दफा सांप्रदायिक मांगे मानी। मुस्लिम लीग को लगने लगा था कि वो अकेले राजनीति नहीं कर पाएगी, उसे कांग्रेस का साथ चाहिए ही होगा। उधर कांग्रेस में भी नरम दल और गरम दल साथ आ रहे थे। इसी साल यानी 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने तय किया कि वो अपना अलग अलग अधिवेशन एक ही समय और एक ही स्थान पर करेंगे। दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग संयुक्त का अधिवेशन लखनऊ के रिफाए आम क्लब में हुआ। जिन्ना मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। 26 दिसंबर 1916 को इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी और पंडित नेहरू भी पहुंचे थे। चारबाग स्टेशन पर नेहरू से बापू की मुलाकात हुई थी। आज भी स्टेशन के सामने इस पिलर पर दोनों की मुलाकात की वो तारीख दर्ज है। तब अधिवेशन में कांग्रेस ने उत्तरदायी शासन की मांग रखी और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की। दोनों ने ही एक दूसरे की मांगों पर रजामंदी दी। इसे नाम दिया गया लखनऊ पैक्ट। 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस ने लखनऊ समझौते को अपनाया और मुस्लिम लीग ने 31 दिसंबर को इस पर दस्तखत किए। हालांकि तब मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध जरूर किया था। लखनऊ पैक्ट में किन बातों पर बनी सहमति ये भी देखना जरूरी है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम। सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र, मतलब मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था। सेंट्रल असेंबली में 1/3 सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व करने पर सहमति। कम्युनल वीटो, सेंट्रल असेंबली में किसी भी समुदाय से जुड़ा विधेयक पेश होने पर उस समुदाय के सदस्यों में से कम 3/4 का समर्थन जरूरी होगा। पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, बंबई सहित सिंध में 33%, संयुक्त प्रांत में 30%, बिहार में 25%, मध्य प्रदेश में 15% और मद्रास में भी 15% सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई। सेंट्रल असेंबली में कुल चुने गए भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए रिजर्व किया गया। अब बात आती है बंटवारे की। ऐसा सवाल उठता है कि क्या लखनऊ पैक्ट ने ही भारत पाक बंटवारे की नींव रखी थी? इस कहानी को भी समझिए। ब्रिटिश सरकार ने 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए पहली बार मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र दे दिए। तब इसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन लखनऊ पैक्ट के बाद कांग्रेस ने वो सांप्रदायिक मांग मान ली थी। शुरुआती सालों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच रिश्ते अच्छे रहे। दोनों की एकजुटता की चर्चा भी हुई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में मुस्लिम लीग ने भी साथ दिया, लेकिन बाद में जिन्ना ने इसका विरोध किया और 1920 में कांग्रेस से अलग हो गए। इतिहासकार उमा कोरा के मुताबिक 1929 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की। इसे हिंदू महासभा ने मानने से इनकार कर दिया और यहीं से विभाजन की लकीर गहरी होती चली गई। इसी बीच 1932 में गांधी अंबेडकर के पुणे पैक्ट के तहत
प्रदेशों की असेंबली में शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। हालांकि इसमें एससी के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाने के बजाय उस आरक्षित क्षेत्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। यही व्यवस्था अभी भी लागू है। तब जिन्ना को लगने लगा कि अंग्रेज जब पावर ट्रांसफर करेंगे तो वे उसे हिंदुओं के हाथ में ही सौंपेंगे, लिहाजा मुस्लिम लीग कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए जिन्ना ने देश को दो फाड़ करने का सियासी जाल बुन दिया। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि 1916 के समझौते के बाद भारतीय राजनीति दो धाराओं में बिखर गई। लखनऊ पैक्ट के मुताबिक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत एक मुस्लिम कैंडिडेट जिस सीट से चुनाव लड़ेगा वहां वोटर्स सिर्फ मुस्लिम ही होंगे। यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही एक मुस्लिम भारत का निर्माण हो गया था और जल्द ही दूसरा पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता था। मुझे उम्मीद है कि आप इस रिपोर्ट से समझ पाए होंगे कि सत्ता लोभी कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्व के लिए कितनी घातक साबित हो सकती थी। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।